स्टूडेंट वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट जिन जिन बच्चों का कल हिंदी का पेपर है ना, यानी कि 24 फरवरी को जिनका जिनका भी हिंदी का पेपर है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी में 10 ऐसे गद्यांश। अगर स्टूडेंट आप लोग इस 10 गद्यांश को अगर आप लोग देख करके जाते हो, अगर वीडियो में भी सिर्फ देख करके जाते हो ना, सिर्फ लेक्चर देख करके जाते हो, तो आप लोग यहाँ से 6 नंबर करके आओगे। 6 नंबर गद्यांश में जो आता है आप लोग को, वो 6 नंबर यहाँ से आप लोग को पक्का हो जाएगा। सिर्फ आप लोग को वीडियो देख लेना है, 200 गद्यांश को आप लोग को एक बार अच्छे से देख लेना है, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, याद वगैरह कुछ नहीं करना अभी, सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि मैं आप लोग को लेकर के एक चैप्टर नंबर पहला से लेकर के चैप्टर नंबर आखिरी तक के मिला करके सभी गद्यांश में से मैं 10 गद्यांश लेकर के आई हूँ। अगर आप लोग इस 10 गद्यांश को पूरा पूरा वॉच करते हो, यानी कि पूरा वीडियो को देखते हो, तो आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना है और उसके बाद से एग्जाम में जाना है कल आप लोगों को। अगर स्टूडेंट ये काम अगर आप लोग कर लिए, तो आप लोगों को गद्यांश में 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को 10 गद्यांश को बता रहा हूँ। और स्टूडेंट ऐसा भी गद्यांश है ना, जो इस वायरल पेपर 2025 हिंदी का वायरल पेपर है ना, इस वायरल पेपर में भी आया है। मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। एक तो ये गद्यांश है आप लोग का, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो यह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छा होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो इसको भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एक देखिए यहाँ पर है, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयुजान, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो इसको ये देखिए, इसमें आप लोगों को दिया रहता है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसी गद्यांश पर आधारित आप लोग एक प्रश्न आता है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया? तो ये सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट 2 गद्यांश इस वायरल पेपर से होंगे, और बाकी जो मैं आप लोग को 8 गद्यांश बताऊंगा, वो आप लोग को पूरा बुक से लेकर के बुक में जो एक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आप लोगों को आखिरी चैप्टर तक जो आएगा ना, उसमें मैं आप लोगों को सारे में चैप्टर से गद्यांश को लेकर आया हूं। अगर आप लोग इसको पूरा वॉच करते हो, यानी कि पूरा वीडियो को देखते हैं, तो आप लोगों को जरूर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखते जाइए। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आप लोग को जो प्रश्न आएंगे ना खंड ब में, वो 50 पूर्णांक के आएंगे। यहाँ से देखना, जो 50 पूर्णांक आप लोग आएंगे जो खंड ब में, और आप लोग को खंड ए में आएगा वो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर आप लोग को OMR सीट पर देना है। तो वो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो गद्यांश आप लोग है, और 21 नंबर प्रश्न रहेगा। आप लोग जो बोर्ड एग्जाम पेपर आएगा उसमें 21 नंबर में दिया रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये पहला गद्यांश है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि वो कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त, और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विरासत अकबर, मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, तो ये आप लोगों का गद्यांश है। और इसका देखिए, पहला में उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा में क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा में आप लोगों को दिया लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के क्यों और आकर्षित होते हैं। अगर आप लोग इस 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप लोग को मिलेगा 6 नंबर। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना आप लोग को, सबसे पहले जब आप गद्यांश को हल करने जाइएगा तो सबसे पहले आप लोग को प्रश्न उत्तर संख्या लिख देना। तो प्रश्न उत्तर संख्या में आप लोग लिखिएगा 21 हो गया ना। उसके बाद देखिए, तो ये आप लोग को गद्यांश को देखना, अच्छे से पहले पढ़ना है। तो देखिए, गद्यांश क्या दिया है, यह कोई बात नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है और आखिरी क्या हो रहा है, बीरबल की ओर देखता था।
तो संकेत में आप लोग को यहाँ पर लिख देना है यह स्टार्टिंग का, यह कोई बात नहीं, और डॉट 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 करके डालेंगे। और उसके बाद देखिए मुंह का मुंह ताकता था, का मुंह ताकता था, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे ना, का मुंह ताकता था, इतना लिख लेंगे। और इतना लिखने के बाद आप लोग को यहाँ से लिखना है इसका संदर्भ लिखेंगे। तो पहला में दिया संदर्भ लिखने के लिए, तो इसलिए पहला यहाँ पर बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे पहला संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र हैं, ठीक है ना। और देखिए जब आप लोग संदर्भ लिखिएगा ना, तो जो भी मेन पॉइंट होगा, जैसे कि हिंदी है, गद्य खंड है, मित्रता है, और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको आप लोग को ब्लैक पेन से लिखिएगा। इससे क्या होगा कि हाईलाइट दिखेगा और एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप लोग लिखते हैं तो यहाँ से आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर आप लोग को पक्का हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करिएगा, अगर आप लोग चाहते हो तो अच्छा इंप्रेशन और डालना है, तो ये जो आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या जब करेंगे ना, देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का मतलब ये हुआ कि इस गद्यांश में जहां तक अंडरलाइन किया गया था, देखिए यहाँ से लेकर के यह कोई बात नहीं, यहाँ से लेकर के और आकर्षित होते हैं, तो यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, तो इसको भी आप लोग को संकेत में डाल दीजिएगा कि यहाँ से कुछ स्टार्टिंग वर्ड लिख दीजिएगा और यहाँ का कुछ वर्ड आखिरी का वर्ड लिख दीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखो लिखा गया है संकेत में, यह कोई बात नहीं डॉट डॉट करके की ओर आकर्षित होते हैं, तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका व्याख्या कीजिएगा। तो व्याख्या देखिए कितना करेंगे, बस इतना का ही करेंगे। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, बस इतना का व्याख्या करेंगे। क्योंकि प्रश्न में बोला जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसमें लिखेंगे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए एक यहाँ पर लिख दीजिएगा, एक स्वभाव और समान रुचि लोगों में ही मित्रता हो सकती है, यह साधारण उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है, समाज में लोग विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये इसका ये व्याख्या हो गया। तो बस इतना लिखेंगे। अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो इसके लिए आप लोग कितना नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। तो यहाँ से आप लोग 2 नंबर क्लियर हो गए, 2 2 4 नंबर हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न पर, जो कि दिया लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका आप लोग को उत्तर देना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर, और इसमें लिखेंगे देखिए लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए लोग विपरीत गुणों वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे निर्बल बलवान की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया तीसरे का। अगर आप लोग इसका उत्तर देते हो तो इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ से 2 नंबर ये, 2 नंबर ये और 2 नंबर ये, टोटल मिलाकर आप लोग कितने नंबर हो गए, 6 नंबर, जो कि ये प्रश्न में 6 नंबर पूछा था। देख रहे हैं ना, दिया भी है 6 नंबर। अगर आप लोग इस तरह से करके आते हो तो आप लोग को 6 में 6 नंबर मिलेंगे। तो इसको आप लोग 1 से 2 बार और देख लेना है, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, और इसको तब जाना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। अगर आप लोग कल इसको अच्छे से देख करके जाते हो, अगर ये आ गया, ठीक है ना, अगर ये मैं जो भी गद्यांश बता रहा हूँ अगर आप लोग आ जाएगा ना, तो इसको आप लोग को ऐसे ही लिख करके आना है बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए स्टूडेंट, इसको साइड करते हैं और हम दूसरा गद्यांश को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा जो गद्यांश दिया है, देखिए इसको भी मैं लिख करके ला चुका हूँ। यहाँ से देखिए, ये जो दूसरा गद्यांश दिया है, ये दिया है, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है ना, तो ये ममता बोलती है अपने पिताजी से। तो इसका गद्यांश में देखो, इसमें भी 3 प्रश्न दिए रहेंगे। पहला में देखो दिया कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा में क्या दिया, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और जो तीसरा नंबर आप लोग आएगा गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न आएगा। देखिए इसमें दिया है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो इसका आप लोग को देखिए कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं अभी आप लोग को बताया, और देखिए गाइज इसमें 2 गद्यांश आएंगे ना,
पहला रहेगा और ये अथवा में एक भी दिया रहेगा दूसरा, ठीक है ना। तो एक ही आप लोगों को करना होगा। तो मान लीजिएगा आप लोग ये अथवा वाला कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मान लीजिए हम अथवा वाला कर रहे हैं, तो इसको जब आप लोग करने जाइएगा ना हॉल, तो ऐसे लिखिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को लिख देना पर खंड ब, स्टार्टिंग यही से होगा, तो लिखेंगे खंड ब और लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 21 और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा अथवा, क्योंकि अथवा का रहना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने अथवा वाला किया है। तो इसको आप लोग अथवा लिख करके और उसके बाद इसका संकेत लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर संकेत में क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ से देखिए स्टार्टिंग का लिखेंगे हे भगवान तब के लिए, कुछ वर्ड यहाँ से लिख देंगे। तो देखिए मैं लिखा हूँ हे भगवान तब के लिए डॉट 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 करके और आखिरी में आएंगे, देखिए लिखा है चमक, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो यहाँ पर यहाँ से लिख देंगे आंखों अंधा बना रही है, ठीक, लिख दे सिर्फ अंधा बना रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो लिख दिया अंधा बना रही है। तो इससे मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने इस गद्यांश को हल किया है। तो इसका देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ, पहला में दिया संदर्भ, तो इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ देखिए इसका संदर्भ आप लोग को कैसे लिखना है, पहला हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे संदर्भ और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को पिछले ही गद्यांश में बताया हूँ, जब भी आप संदर्भ लिखिएगा तो जो भी मेन हिंदी आएगा तो उसको भी आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है और जो गद्य खंड आएगा उसको भी आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है। बाकी जो चैप्टर का नाम होगा, जो भी चैप्टर का नाम होगा जिसमें कि इसमें ममता चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पर ममता लिखना है तो ब्लैक पेन से लिखना है। और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो इसमें इनको भी ब्लैक पेन से लिखा गया है, तो आप लोगों को भी ब्लैक पेन से लिखना है। बाकी देखिए दूसरे नंबर में हम आएंगे, इसका व्याख्या करेंगे। तो देखिए व्याख्या कितना करेंगे, जितना अंडरलाइन किया गया उतना ही करेंगे। तो अंडरलाइन देखिए कहाँ से किया गया, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच पाएगा, जो बस इतना ही। देखिए यहाँ तक हो गया ना, तो इसका अंडरलाइन यहाँ तक किया गया, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध से लेकर के और न बच रह पाएगा इतना तक किया गया। तो बस इतना का ही आप लोग को व्याख्या करना, क्योंकि अगर आप लोग इतना का ही व्याख्या करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर पूरा का व्याख्या करेंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा स्टूपिड है, उसको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो बच्चे जितना बोला जाता है उतना अगर व्याख्या करके आते हैं ना तो एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चे ने पढ़ा है और बच्चे को समझ में आया है प्रश्न। इसीलिए क्योंकि प्रश्न में बोल दिया जाता है कि गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग को बस इतना ही करना है। तो देखिए इसका व्याख्या कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए दूसरा नंबर में हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और उसमें आप लोग को लिखना है ममता के पिता चूड़ामणि ने सेवकों से के लिए स्वर्ण को जब ममता को देने लगे तो ममता आश्चर्यचकित हो गई और अपने पिता से कहती है कि आगे आने वाले युगों के लिए पहले से ही इतना व्यवस्था आप क्यों कर रहे हैं, क्या आने वाले युगों में हमें भिक्षा नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू इस धरती पर नहीं बचेगा जो हमें मुट्ठी भर अन्न दे सके। तो इसका आप लोग को व्याख्या ऐसे करना है, ठीक है ना गाइज। तो इस तरह से आप लोग को संदर्भ और व्याख्या करना है। बाकी जो आप स्टूडेंट, तो अब हम लोग चलेंगे अगले वाले गद्यांश पर, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते जाइए। अगर 1 से 2 बार देखते जाएंगे ना तो आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा और तुरंत आप लोग जा करके बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा आप लोग छाप करके आओगे। चलिए स्टूडेंट इसको हटाते हैं और दूसरा गद्यांश को देखते हैं। देखिए अगला गद्यांश है आप लोग का, यहाँ पर देख लीजिए, उसको भी मैं लिख कर लाया हूँ और ये देखिए इसको कॉपी इस पर लिख लिया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उस पर उतना साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इस पर लिख लिया हूँ। देखिए दिया कि यहाँ पर दिया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके लिए देखिए आप लोग को कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। देखिए यहाँ पर 2 2 2 3 प्रश्न रहेंगे और टोटल मिलाकर आप लोग को 6 नंबर में आएगा। तो देखिए ये जो गद्यांश है ये दिया है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ, अब तुम इसको मकान बनाओ या महल, अपने विचिर विश्राम गृह में जाती हूँ,
ठीक है ना। तो ये है आप लोगों का गद्यांश, और इसका भी आप लोगों को 3 प्रश्न आएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न रहेगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। और जो दूसरा रहेगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए भी आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद देखिए एक प्रश्न आएगा इसी गद्यांश पर आधारित, जो कि दिया कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, इसके लिए भी आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसका कैसे लिखना है संदर्भ, और कैसे लिखना है आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें देखिए जब इसको करिएगा ना, तो सबसे पहले देखिए जो भी गद्यांश आप लोग करिएगा 21 नंबर, तो आप लोग को स्टार्टिंग में लिखना है फ्रंट पे, ये जो आप लोग कॉपी पर खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, इतना लिखने के बाद ही आप लोग को लिखना प्रश्न उत्तर संख्या 21, और ऐसे अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से। और इतना करने के बाद आप लोग को लिखना संकेत, संकेत मत लिखना भूल लिएगा, ठीक है। तो संकेत में अभी 2 गद्यांश में बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टार्टिंग का है और ये जो आखिरी का है, ठीक है ना। आखिरी के दो क्या, विश्राम गृह में जाती हूँ, तो इतना आप लोग को लिखना है। देखिए इसको साइड करते हैं, देखिए यहाँ पर तो देखिए लिखा हो संकेत में अश्वारोही पास आया, तो अश्वारोही पास आया ये स्टार्टिंग का है। उसके बाद डॉट 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 करके ये जो आखिरी का है विश्राम गृह में जाती हूँ, तो इतना लिख लेंगे। और इसका देखिए पहला हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। संदर्भ में आप लोग को लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए ये भी जो गद्यांश है ना, ये ममता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ममता चैप्टर और मित्रता चैप्टर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं आप लोग को हर चैप्टर से बताऊंगा, लेकिन जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो ममता चैप्टर है और मित्रता चैप्टर है, यहाँ से बहुत से गद्यांश आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसका देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर हेडिंग बनेंगे और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या में आप लोग को लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब घुड़सवार ममता के पास आकर रुका, तो ममता ने उस घुड़सवार से बताया कि मैं यह नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन मैं सुना था कि वह व्यक्ति अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रहा था कि झोपड़ी को तोड़कर एक अच्छा सा मकान बनवा दिया जाए। मैंने जिस दिन से इसकी यह बात सुनी थी, तब से अपनी झोपड़ी के टूटने के डर से भयभीत रही। जिस झोपड़ी में मैंने अपनी जीवन के इतने बरस गुजार दिए, वह न जाने कब टूट जाएगी और मैं बेघर हो जाऊंगी। किंतु ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब तक मेरी झोपड़ी सुरक्षित रही, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को इसका व्याख्या लिखना है, ठीक है ना। और देखिए व्याख्या जब करने जाएगी ना, तो बोला जाएगा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहां तक अंडरलाइन किया जाएगा वहां तक ही करिएगा। देखिए मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, अपने बिचिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो बस इतना का व्याख्या किया गया है, तो आप लोग भी इतना का ही व्याख्या करेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग करके आते हो बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग को यहाँ से भी 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। और इस पर देखिए एक आधारित प्रश्न भी है, तीसरा नंबर, जो कि दिया ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो ममता को आजीवन भयभीत होने का, उनके घर से जो उनका घर टूटने का डर था ना, इससे वो भयभीत थी, वो लिख दीजिएगा। अब चलेगा हम लोग अगले वाले गद्यांश पर। तो देखिए स्टूडेंट, अगला जो आप लोग का गद्यांश है, यहाँ पर देखिए मैं लिख करके ला चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो आप लोग का गद्यांश है, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए इसको भी मैं इस पर लिख लिया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दिया है, जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट जाए, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी दुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, ठीक है ना। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है।
तरुण क्रांति के समर्थन होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव का संरक्षण नहीं। दोनों के कारण वर्तमान सदैव सुबद्ध रहता है। तो ये गद्यांश है आप लोग को, और इसका देखिए आप लोग को कैसे व्याख्या करना है, ठीक है। और इसमें भी आप लोग को 3 प्रश्न दिए रहेंगे। पहला रहेगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसके 2 नंबर, और गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए 2 नंबर। और उसके बाद देखिए एक तीसरा जो प्रश्न आएगा, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए आप लोग को 2 नंबर। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में तीनों बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोग को पिछले ही गद्यांश में बताया हूँ कि जब आप लोग गद्यांश करिएगा ना तो सबसे पहले संकेत लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर संकेत लिखा गया क्या, जो वृद्ध हो गए स्टार्टिंग का है। यहाँ पर देखिए जो वृद्ध हो गए वो स्टार्टिंग का है, और उसके बाद क्या है, सदैव शुद्ध रहता है, ये आखिरी का है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वो चीज को, देखिए जो वृद्ध हो गए वो लिख दिया डॉट डॉट करके, सदैव शुद्ध हो गए। और उसके बाद देखिए गाइज, अगर ये गद्यांश आ जाएगा ना तो ऊपर आप लोग खंड ब वर्णात्मक प्रश्न लिख दीजिएगा, और उसके बाद लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क। इसमें क है तो मैं आप लोग को क लिखा हूँ, लेकिन आप लोग को क नहीं लिखना है, पहला ये 21 लिखिएगा। अगर अथवा करिएगा तो अथवा लिखिएगा, ठीक है। तो इसका देखिए आप लोग को संदर्भ लिखना है। तो देखिए इसका संदर्भ होगा, पहला तो हेडिंग बना देंगे संदर्भ, और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पिछले गद्यांश में बताया हूँ जो भी मेन पॉइंट होगा, जैसे कि हिंदी गद्य खंड क्या लिखूं, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पर लेखक का नाम है श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से लिखने से ये होगा ना कि हाईलाइट दिखेगा और एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो एग्जामिनर आप लोग को एक भी नंबर काटेगा नहीं। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या दिया था, तो 2 नंबर में दिया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि रेखांकित अंश का मतलब ये हुआ कि जहां तक इसके नीचे अंडरलाइन किया गया ना बस उतना का ही व्याख्या करना है। तो इसका देखिए अंडरलाइन कहाँ से किया गया, यहाँ से, तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है। तो इसका आप लोग को व्याख्या करना है। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए व्याख्या में हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसमें लिखना है युवा चाहता है कि उसका भविष्य किसी भी तरह से उसके वर्तमान में उतर आए, जबकि वृद्ध अपने बीते हुए समय को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है। युवा प्राचीन परंपराओं में क्रांति लाना चाहता है, वे वर्तमान के समर्थक होते हैं। इसके विपरीत वृद्ध अतीत का महान परंपराओं और मूल्यों को बचाने रखना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे रखना चाहते हैं। तो ये आप लोगों का गद्यांश हो जाएगा। और उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में आप लोग एक प्रश्न दिया है, यहाँ से देखिए दिया ना कि लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा जाता है। तो इसका आप लोग को उत्तर देना है। इसका उत्तर देंगे, वर्तमान एक वरदान के प्रकार मनुष्य के जीवन में सुधारों का काल होता है, लेकिन वृद्ध और युवा दोनों ही अपने वर्तमान से नाराज हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में खींचकर लाना चाहता है, जबकि वृद्ध अतीत को वर्तमान में देखना चाहता है। तो आप लोग को इस तरह से इसका उत्तर देना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस तरह से करके आते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखिए यहाँ से आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग व्याख्या करते हैं तो यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे, और अगर उत्तर देते हो इसका तो इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। टोटल आप लोग मिला के 2, 2 और 2, 3 प्रश्न हल करेंगे तो आप लोग को 6 नंबर गद्यांश में आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग 6 में 6 चाहते हो तो आप लोग को इस तरह से बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को हल करना है। तो अब स्टूडेंट चलेंगे अगले वाले गद्यांश पर। तो यहाँ पर देखिए अगला जो गद्यांश आप लोग का है वो दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ कि 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। और इसके लिए आप लोगों को देखिए यहाँ से 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर टोटल मिला के आप लोग को 6 नंबर, जो कि मैं अभी स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें कैसे लिखें, ये जो गद्यांश आप लोग को वो दिया कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम का पुष्ट करेंगे।
जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम सोत्साही होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। तो ये आप लोगों का गद्यांश है और इस पर भी 3 प्रश्न है। पहला जो है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए 2 नंबर। और जो आप लोगों को तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया है, लेखक ने सची मित्र की तुलना किससे की है, तो इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर। टोटल मिला के आप लोगों को 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है गद्यांश। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से ही बता चुका हूँ कि जब आप लोग गद्यांश करिएगा तो आप लोगों को सबसे पहले लिख देना प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ब्लैक पेन से आप लोग को लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या, जो भी होगा यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 21 है तो 21 लिख देंगे, ठीक है ना। और नीचे यहाँ पर आप लोग को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर लिखना है आप लोग को संकेत में डाल करके। तो देखिए यहाँ पर संकेत में क्या लिखा गया है, स्टार्टिंग का जो मैं आप लोगों को बताया कि स्टार्टिंग का वर्ड और आखिरी का वर्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी और डॉट डॉट करके हमें सचेत करेंगे, इतना लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए इसका आप लोग को संदर्भ लिखना है। तो पहला में हेडिंग बनाएंगे संदर्भ, और उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो मित्रता चैप्टर है और ममता चैप्टर है, इस चैप्टर से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत से गद्यांश हर साल पूछे जाते हैं। तो जो मित्रता चैप्टर का गद्यांश आएगा और जो ममता चैप्टर का गद्यांश आएगा, उसको आप लोगों को 2 से 4 बार देखना है, ठीक है, और उसको अच्छे से तैयार करके जाना है। बाकी जो गद्यांश आएंगे उसको आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन मित्रता चैप्टर और ममता चैप्टर से जो भी गद्यांश आएंगे उसको आप लोग को 2 से 3 से 5 से 10 बार भी पढ़ना है। तो पढ़ना पड़े तो पढ़िए, उसको पढ़िएगा 10 बार तो वो बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश बनते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ममता और मित्रता से ही बनते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएंगे दूसरे नंबर में। तो मैं स्टार्टिंग में बताएं, अगर आप लोग चाहते हो कि रेखांकित अंश का भी संकेत लिखना, तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया गया है, यहाँ से देखिए अंडरलाइन किया गया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, और ये अंडरलाइन है, कहाँ तक अंडरलाइन है, यहाँ तक कि एक औषधि है। तो ये एक औषधि है, यहाँ तक अंडरलाइन किया गया। तो यहाँ पर देखिए संकेत में लिख देंगे विश्वास पात्र मित्र से डॉट डॉट करके एक औषधि है, और उसके बाद इसका आप लोग को व्याख्या लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे, बनाएंगे हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसमें लिखना है लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अच्छे मित्र में उत्तम वैद्य के समान निपुणता तथा परख होती है। जैसे अच्छा वैद्य अपने रोगियों का शरीर देखकर रोग का पता लगा लेता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र की बुराइयों को समझकर बड़ी ही चतुराई से उनकी बुराइयों को दूर कर देता है। तो ये आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएंगे। अगर आप लोग इसको इतना लिख करके आते हैं तो यहाँ से आप लोग को 2 नंबर, और ठीक है, और इस यहाँ से अगर आप संदर्भ लिखते हो तो इसके लिए 2 नंबर। अब आप लोग को 4 नंबर मिल चुके हैं, इतना कर चुके हैं। तो अब आप लोग को एक लास्ट प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ पर ये दिया, लेखक ने सच्ची मित्र की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की है। बस इतना ही लिखना है, कितना देखो सिंपल है। अगर आप लोग इतना लिख देते हो तो इसके लिए आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इतना हो जाने के बाद अब हम लोग चलेंगे अगले वाले गद्यांश पर, जो कि यहाँ पर देखिए मैं लिख लिया हूँ इसको भी। देखिए ये है आप लोग का, यहाँ से देखिएगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छा होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो इसको देखिए आप लोग, और इसमें भी 3 प्रश्न है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा जो प्रश्न, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये आप लोग को इसका उत्तर देना है, ठीक है ना। तो इसका जो मैं आप लोग को उत्तर दिया हूँ वो बता चुका हूँ। जो आप लोग को मित्रता चैप्टर से मैं बताया था ना, उसमें भी ये प्रश्न आया था, लेखक के अनुसार समाज में लोग विभिन्नता देखकर एक दूसरे क्यों आकर्षित होते हैं। तो उसमें मैं आप लोग को बताया हूँ, इसमें भी बता दूंगा, ठीक है। एक बार और बता दूँ, रिवाइज होगा आप लोग को। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। इतना लिखने के बाद आप लोग को
संकेत में लिखना है। मैं आप लोगों को बताया कि हर एक मतलब गद्यांश जो भी करिएगा उसको संकेत में लिख दीजिएगा। तो संकेत में यहाँ पर देखिए है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह स्टार्टिंग का है, और जो आखिरी का है उन्नति की ओर ले जाएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है डॉट डॉट करके, और आखिरी के लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को संदर्भ लिखना है पहला में। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पर ये गद नहीं लिखना, पहले हिंदी के गद्य खंड, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा हिंदी के गद्य खंड, ब्लैक पेन से लिखना आप लोगों को, हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत, यहाँ से लिखिएगा गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद देखिए इसका लिखेंगे व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में आप लोगों को देखिए सबसे पहले उसका संकेत डाल देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या बोला गया है, तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, देखिए यहां से जूम करके, यहां से लिखा गया है, देखिए जहां तक अंडरलाइन किया गया है, यहां से लेकर के यहां तक अंडरलाइन किया गया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसका आप लोग को व्याख्या करना है। तो इसका देखिए कैसे व्याख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर संकेत में लिख देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर तो आप लोग देखिए संकेत में यहाँ पर लिखना है, ये संकेत आप लोग को नहीं है, यहाँ से लिखिएगा, ये दूसरे गद्यांश का संकेत है, ठीक है ना। तो इसको काट दीजिएगा, ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ से दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और आखिरी के क्या है क्षय करता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर लिख लेंगे कुसंग का ज्वर, यहाँ से लिखेंगे कुसंग का ज्वर, डॉट डॉट करके, और उसके बाद दिया था आप लोगों को क्षय करता है, तो यहाँ से लिख देंगे क्षय करता है, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, पहले तो पढ़ेंगे गद्यांश को, देखिए ये जो दिया है ना, देखो दिया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसको पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति एक घातक बुखार के समान होती है, हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति जहर से ग्रसित हो जाता है और उसके शरीर एवं स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, कभी कभी तो प्राण भी ले लेता है, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार और मन और बुद्धि को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को इसका आप लोग को व्याख्या करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं अगले वाला, जो कि यहाँ पर देखिए दिया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक गद्यांश दे दिया है, इसको भी देखिए मैं लिख लिया हूँ, देख लीजिए। दिया है कि आज हम इसी निर्बल, शुद्ध, शीतल और स्वच्छ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में कभी भी उस तरह बहता रहे और इनको अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका आप लोगों को कैसे संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, और एक प्रश्न आप लोगों को दिया रहेगा कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसमें बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो देखो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को संकेत में लिख दीजिएगा जो भी स्टार्टिंग का जो गद्यांश होगा, और आखिरी का जो भी गद्यांश होगा, वर्ड होगा, उसको लिख दीजिएगा। तो देखिए आखिरी का है आज हम इसी, और आखिरी क्या है हुए हैं और रहेगा, तो ये लिख देंगे आज हम इसी हुए हैं और रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, और इसका आप लोग को संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और एक चीज और, ये जो चैप्टर है ना भारतीय संस्कृति, इसमें इससे भी बहुत मतलब इससे भी बोर्ड एग्जाम में गद्यांश बार बार पूछा जाता है। तो इसको भी, ये 3 चैप्टर है। पहला तो आप लोग को मित्रता, और दूसरा देखिए पहला आप लोग को मित्रता है,
दूसरा आप लोग का ममता है, और जो तीसरा है ना वो आप लोग को भारतीय संस्कृति है। तो इसको आप लोग को अच्छे से करके जाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका ऐसे लिख लेंगे संदर्भ, और जो भी मेन पॉइंट होगा मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, उसको आप लोग को ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। बाकी देखिए यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए दूसरा नंबर में। तो इसमें लिखेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ तक रेखांकित किया गया है। तो देखिए इसमें यहाँ से लेकर के आज से लेकर के और तलाश में है, इतना तक व्याख्या करेंगे। तो इसको पहले पढ़ेंगे। देखिए आज हम इसी निर्बल शुद्ध शीतल और स्वच्छ अमृत की तलाश में है। तो बस इतना का ही आप लोग को व्याख्या करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वच्छ प्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदानता भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। तो ये आप लोग को हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। और देखिए एक प्रश्न आया था, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। तो इसके लिए आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको व्याख्या करते हो तो इसके लिए 2 नंबर, और यहाँ पर अगर आप लोग संदर्भ लिखते हो तो इसके लिए 2 नंबर। टोटल मिलाकर आप लोग को 6 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आप लोग को अच्छे से करके जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे अथवा में करके एक भी गद्यांश है, यहाँ से देखिए इसको भी मैं लिख लिया हूँ कितने अच्छे तरीके से। देखिए अथवा में एक गद्यांश है, वो दिया कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए, जहां खंभों पर भरी उभरी मूर्तें बिहस उठी। भीतर की समूची दीवारें एवं छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उस पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चले कलवंतों ने उनमें रंग भर कर प्राण फूंक दिए। तो ये है आप लोग का गद्यांश। और इसमें भी देखिए 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसके लिए 2 नंबर मिलेगा आप लोगों को। रेखांकित अंश की व्याख्या की, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। और देखिए एक प्रश्न है इसी गद्यांश पर आधारित, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग को हर जो भी गद्यांश करने जाएगा 21 नंबर, तो पहले लिख दीजिएगा खंड ब अववर्णनात्मक प्रश्न। उसके बाद लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 21। और देखिए 21 का ये अथवा है, दिख रहे हैं ना, अथवा है, इसमें देखो अथवा है ना, तो अथवा में डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका देखिए संकेत लिख देंगे। मैं बताया स्टार्टिंग का लिख दीजिएगा और आखिरी का लिख दीजिएगा डॉट डॉट करके के। और उसमें देखिए आप लोगों को संदर्भ लिखना है। पहला में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो इतना लिख लेंगे। और उसका देखिए इसमें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ तक रेखांकित किया गया है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा किया गया है। भीतर की समूची दीवारें एवं छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। तो बस इतना का आप लोग को व्याख्या करना है। तो व्याख्या में लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में लेखकों का कहना है कि गुफा के भीतर दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ कर चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई हो। और उसके बाद देखिए एक प्रश्न आप लोग को आया था, यहाँ से देखो, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व ये इसमें क्या है, इसमें क्या देखिए पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इसका उत्तर अच्छे से देते हो तो आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवन बना दिया गया, ठीक है। तो गाइज इस तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को हल करना है। बाकी जो मैं आप लोग
जितना भी गद्यांश बताया हूँ आप लोगों को मैं इस वीडियो में 10 गद्यांश बताया हूँ। अगर आप लोग इसको करके जाते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग को करना क्या है, वीडियो को 1 से 2 बार और देखना है। अगर आप लोग 1 से 2 बार और देखोगे ना तो आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, कल आप लोग का पेपर है, तो आप लोग को तो इसको बैठ कर याद नहीं करोगे ना। तो आप लोग को करना क्या होगा, वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा देखोगे, इसमें देखो जितना 2 से 3 बार आप लोग को देख लीजिएगा, उसके बाद जाएंगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे और आप लोग तैयारी अच्छे से हो पाए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना एग्जाम अच्छे से दे करके आइएगा। और गाइज अपने इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।